हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो साइंस सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है? घर्षण के कारण। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? घर्षण क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, घर्षण के हानियाँ क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं, और हानिकारक होते हुए भी घर्षण लाभदायक क्यों हैं, और इसके घर्षण के कितने प्रकार होते हैं, और कुछ कुछ एग्जाम्पलों से हम लोग पूरा इस घर्षण को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो पहले घर्षण, आपने देखा होगा जो हम लोग चप्पल पहनते हैं वो घिस जाता है, जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, वो क्या होता है? घिस जाता है। या फिर घर में जो है मसाला पीसते हैं सिल पर, तो क्या होता है? वो भी घिस जाता है। तो ये घिसना ही क्या कहलाता है? ये घिसना ही घर्षण कहलाता है। घर्षण, रगड़, घिसना, यही सब क्या है? ये है घर्षण। अब देखते हैं कि मान लीजिए कोई चीज़ चलते चलते रुक जाती है, तो वो कैसे रुकती है? या फिर मान लीजिए हम लोग इस बुक पर इस मार्कर को ऐसे पुश किए, धक्का दिए, धक्का देने के बाद ये कुछ समय के बाद क्या हो रहा है? ये रुक जा रहा है। तो ये कैसे कोई वस्तु चलते चलते रुक जाती है अल्टीमेटली? जैसे मान लीजिए हम लोग बॉल को ही थ्रो किए, बॉल को फेंकें, बॉल क्या होगा? पूरे बल लगाकर हम लोग फेंकें, तो वो जाते जाते कुछ समय के बाद रुकती है ना। कोई भी चीज़ हम लोग फेंकते हैं तो कुछ समय के बाद, गति करने के बाद वो रुक जाती है। तो कैसे कोई चीज़ रुकता है? क्या उसे पीछे से कोई खींचता है? तो ये जो पीछे से खींचने वाला अदृश्य चीज़ है जो हम लोग को कभी दिखाई नहीं देता, वो एक प्रकार का बल है। जैसे हम लोग चल रहे हैं ना, चलने में भी हम लोगों को पीछे से कोई खींच रहा है लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है। वो बल घर्षण बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? घर्षण बल। ये जो बल है ना, ये हमेशा पीछे की ओर, यानी निगेटिव, ये निगेटिव चीज़ है। मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई जलन खोर आदमी है जो कि आपको पीछे से खींच के पीछे लाना चाहता है। तो जो पीछे ला रहा है ना, आपको पीछे लाना चाह रहा है, वही एक घर्षण बल काम करता है उस आदमी के जैसा। तो ये घर्षण बल होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। घर्षण एक बल है जो तब उत्पन्न होता है जब दो सतहें आपस में संपर्क में आती हैं और एक दूसरे के विरुद्ध गति करने का प्रयास करती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉक्स हम लोग ले लिए, एक सतह पर, एक सरफेस पर एक बॉक्स रखा हुआ है। अब इस बॉक्स, ये जो बॉक्स है ये कैसे है? ये रेस्ट में है, रेस्ट मोड में है, मतलब ये आराम से बॉक्स बस रखा हुआ है सरफेस पर। अब इस बॉक्स को मान लीजिए हम लोग को यहाँ ले जाना है, ठीक है, एक दूसरे जगह पे, इस बी पॉइंट पे हम लोग को इस बॉक्स को यहाँ तक ले जाना है। तो क्या इसको हम लोग सिर्फ देखते रहेंगे तो ये बॉक्स यहाँ से यहाँ चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम लोग को इस बॉक्स को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा कुछ। तो इधर से हम लोग क्या लगाएं? फोर्स अप्लाई किए, है ना, बल लगाएं, बल लगाए ना, फोर्स अप्लाई किए। तो इसी बॉक्स के पीछे खींचने वाला जो बल है, जो इसको रोके रखने में मदद करता है, वो कौन सा बल है? जो पीछे की ओर लग रहा है, वही जो पीछे लगने वाला बल है वो है घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। ये जो बॉक्स जितना ज़्यादा भारी रहेगा उतना ज़्यादा घर्षण बल इसको पीछे की ओर खींचते रहेगा। कैसे? क्योंकि इस बॉक्स जितना भारी रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग को बल लगाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, लगाना पड़ेगा। और ये अगर हल्का बॉक्स रहेगा तो तुरंत से चला जाएगा, यानी जो पीछे खींचने वाला जो बल है वो कम है हल्के बॉक्स में, और ये भारी बॉक्स में ज़्यादा लग रहा है। पीछे की अगर कोई हमें ज़्यादा खींचेगा तो आगे की ओर धक्का ज़्यादा लगाएंगे तभी तो ये आगे बढ़ेगा यहाँ से यहाँ।
तो यही जो पीछे खींचने वाला बल क्या कहलाया? घर्षण बल। यानी ये जो बल है ये नकारात्मक बल है। कैसा बल है? नकारात्मक, यानी निगेटिव फोर्स है। ठीक है, क्योंकि ये विरुद्ध दिशा में, उल्टी दिशा में काम करता है, विपरीत दिशा में। घर्षण बल हमेशा उस दिशा के विपरीत कार्य करता है जिसमें कोई वस्तु गति करती है। ये वस्तु जो है, ये बॉक्स जो है वो गति करना चाह रहा है ना। जब हम लोग फोर्स अप्लाई किए तो विपरीत दिशा में क्या लगा? उल्टा दिशा में कौन सा फोर्स खींच रहा है? तो ये घर्षण बल। अब हम लोग घर्षण बल समझ लिए। अब देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है ये जो फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक तीसरा भी प्रकार होता है, लेकिन हम लोग को जो है अभी नहीं पढ़ना है, उसको क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन अभी हम लोग इन 2 ही के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है और सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैटिक घर्षण जो है वो क्या होता है। तो मान लीजिए कि हम लोग साइकिल चलाना चाह रहे हैं, तो साइकिल निकाल के लाएं। अब हम लोग चलाने के लिए कोशिश करने लगे। तो जो शुरू में जो साइकिल रुकी हुई है सतह पर, जब तक वो रुकी रहेगी तो उस साइकिल और सरफेस के बीच, सतह के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? तो वो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा? यानी स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्थैतिक घर्षण। कौन सा घर्षण लग रहा है? तो स्थैतिक घर्षण। देख लीजिए, जब 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं और उनमें से कोई भी वस्तु गति में नहीं होती, मतलब दोनों जो है, जैसे साइकिल का एग्जाम्पल देखें। साइकिल क्या है? वो चुपचाप खड़ा है, वो गति तो नहीं कर रहा, वो चल तो नहीं रहा। जब नहीं चल रहा तो उस साइकिल और अर्थ सरफेस के बीच कौन सा फ्रिक्शन है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। यह बल वस्तु को उसके स्थान से हिलने से रोकता है, यानी हिलने नहीं देता, फिक्स रखे रखता है। तो जो हम लोगों को चुपचाप खड़ा रहने में भी मदद कर रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन हो गया? वो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम लोग, सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण क्या होता है? जब एक वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके और सतह के बीच जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण। मान लीजिए हम लोग पार्क में जाते हैं ना, पार्क में एक स्लाइडिंग होता है जिस पर बच्चे लोग फिसलते हैं। तो जब इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे ही कोई वस्तु सरफेस से फिसलना शुरू कर दे, अगर हम लोग स्लाइडिंग पे जैसे ही ऊपर में बैठे, जो फिसलने वाला रहता है, जैसे ही हम लोग बैठे तो क्या होता है? नीचे की ओर आना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही फिसलना शुरू कर देते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है लगना? तो वो स्टार्ट हो जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण जो है उसका मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। कम होता है कहने का मतलब है कि ये कम लगता है, तभी तो जल्दी फिसल जाते हैं हम लोग। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, हम लोग को होल्ड किए हुए रहता है, पकड़े हुए रहता है, तभी तो हम लोग स्थिर रहें। यानी जब स्थिर हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब जैसे हम लोग छलकना शुरू कर दिए अगर सरफेस से तो कौन सा फ्रिक्शन लगने लगा? तो वो लगने लगा सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब इन दोनों जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन और सर्पी घर्षण जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके अलावा एक और तरह का फ्रिक्शन लगता है। कहाँ पे लगता है? तो वो लगता है वाटर में, पानी जो भी तरल है ना, जैसे पानी में या फिर हवा में,
उसको क्या बोलेंगे? जो पानी और हवा दोनों में जो भी घर्षण, जो भी पीछे से खींचने वाला जो बल रहता है, वो कैसा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तरल या द्रव्य घर्षण। क्या बोलेंगे? तरल या द्रव्य घर्षण। ये कहाँ कहाँ लगेगा? तो ये हवा में भी लगेगा और पानी में भी। जैसे मान लीजिए पानी में हम लोग तैरते हैं ना, तो तैरते हैं तो लगता है ना कि पीछे की ओर हाथ पैर हम लोग खूब चलाते हैं, या फिर नाव चला रहे हैं तो उसमें भी क्या है? उसमें भी हम लोग बांस से कुछ पीछे की ओर धक्का देते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि हम लोग को आगे बढ़ना है। और पीछे से कौन खींच रहा है? तो पीछे से जो उस द्रव्य में जो फ्रिक्शन लग रहा है, तरल फ्रिक्शन, तरल जो घर्षण है, वो हम लोग को पीछे से खींच रहा है। तो उससे बढ़ने के लिए हम लोग बांस का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़े, या फिर तैरते हैं तो हाथ पर चलाते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़े। ठीक है? तो और या फिर अगर जो हवाई जहाज है तो वो भी क्या है? ऊपर हवा में उड़ती है ना, तो उसका देखे होंगे आप लोग, हवा में भी फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण जो है वो हवा में भी होता है। तभी तो जो हवाई जहाज है उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ होता है? इस टाइप का बना हुआ होता है ना, ताकि जो है वो फ्रिक्शन को, घर्षण जो हवा में है उसको कम कर सके। तो कैसे कम करेगा ये शेप? ये जैसे ही इधर से हवा, इधर से बहुत सारा हवा आया, ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक तो इधर मोड़ देगा और एक इधर। लेकिन अगर इसकी जगह, ये हवाई जहाज की जगह अगर सपाट ऐसे, अगर बाहरी जो स्ट्रक्चर है वो सपाट रहता तो क्या करता? ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन लगता और आगे बढ़ने में और ज़्यादा रोकता। इस फ्रिक्शन का काम ही है, घर्षण का काम ही क्या है? पीछे से रोकना, खींचना। कोई भी वस्तु जब चल रही है तो उसको खींच के रोक देना। ठीक है? तो जो भी देख लिए हम लोग कि तरल में, तरल घर्षण कहाँ लगेगा? तो हवा में और पानी दोनों में। जब दोनों में लगेगा तो कैसा घर्षण कहलाएगा? तरल घर्षण। ठीक है? अब देख लीजिए, हम लोग स्थैतिक घर्षण के बारे में डिस्कस कर लिए, सर्पी घर्षण के बारे में भी जान लिए कि स्लाइडिंग जो भी हम लोग छलक जाते हैं, वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? तो सर्पी घर्षण का। आप लोग नहीं अगर कभी छलके हैं तो ज़रूर आज इसको पढ़ने के बाद ज़रूर पार्क में जाइएगा और ज़रूर एक बार फिसल के देखिएगा कि जो है फिसलने के बाद कौन सा घर्षण लग रहा है। तो यही सर्पी घर्षण लगेगा। अब देख लेते हैं कि घर्षण जो लग रहा है उसका हानि भी है। कैसे हानि है? मान लीजिए आप ये सर्पी घर्षण का हानि अगर देखिए तो स्लाइडिंग कर रहे हैं, अगर बार बार छलकेंगे तो क्या होगा? पीछे से पैंट भी फट सकता है ना, ज़्यादा छलकेंगे तो ये घर्षण के कारण कोई भी चीज़ क्या होता है? वो घिस कर टूट फूट जाता है, फट जाता है, टूट जाता है कोई चीज़। जैसे मान लीजिए बड़ा बड़ा फैक्ट्री में भी देखेंगे, मशीन का जो है वो चलते चलते क्या हो जाता है? घिस जाता है। घिस कर क्या होता है? टूट जाता है। तो ये एक हानि भी हुआ कि नहीं, कि कोई चीज़ टूट जा रहा है। और इसका और हानि क्या हो जाएगा? और डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? गति में रुकावट। गति में रुकावट कैसे होगा? कोई चीज़ चलते, अभी हम लोग एग्जांपल देखें कि कोई भी चीज़ चलते चलते क्या होता है? रुक जाता है। जैसे हम लोग भी बहुत ज़्यादा चलने लगते हैं तो रुकते हैं ना, रुक जाते हैं, थक जाते हैं। तो थकना एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा जो हम लोगों का है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो सबसे क्या है इसका डिसएडवांटेज? कि ये लगातार चलने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ को ज़्यादा अगर चलना है तो ऊर्जा लगता है ना, तो इसका घर्षण का यही हानि है कि ऊर्जा अधिक चाहिए, इसलिए ऊर्जा का हानि भी होने लगता है। अब देखिए ऊर्जा का हानि कैसे हो रहा है? घर्षण से ऊर्जा का एक हिस्सा गर्मी के रूप में निकल जाता है। जैसे मान लीजिए मशीन में ही बहुत ऐसे घूम रहा है, बार बार घूम रहा है, तो क्या होता है? उस रगड़ से, उस घर्षण से क्या होता है? चिंगारी भी निकलता है। तो वही चिंगारी क्या है? एक प्रकार का ऊष्मा है ना, जो गर्मी के रूप में वो बाहर निकल रहा है।
तो जो भी है घिसना, टूटना या फिर गति में रुकावट या फिर ऊर्जा का ह्रास होना, कमी होना, वो किसके कारण हो रहा है? तो घर्षण का हानि है ये सब। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हानि के बावजूद भी जो है वो घर्षण हमारे लिए लाभदायक है। कैसे? क्योंकि जो ये घर्षण अगर नहीं होता, पीछे से हम लोग को कोई खींचता नहीं, तो हम लोग चल नहीं पाते, फिसल जाते हैं, है ना, गिर जाते, मुंह नाक बराबर हो जाता। और लेकिन ये घर्षण ही है जो हम लोग को ठीक से रहने में मदद कर रहा है, ठीक से चलने में मदद कर रहा है। तो सबसे बढ़िया इसका लाभ क्या हो जाएगा, एडवांटेज क्या हो जाएगा कि ये चलने में मदद करता है। दूसरा, कोई भी चीज़ को पकड़ने में, कोई भी चीज़ को पकड़ने में, क्योंकि कोई चीज़ रुकेगा नहीं। जैसे मान लीजिए गेंद ही फेंके तो उसको पकड़े, वो धीरे धीरे रुका ना, तो उसको पकड़ने में भी कौन मदद कर रहा है? तो घर्षण, क्योंकि ये पीछे से खींच के उसको रोकने में मदद कर रहा है। और मान लीजिए जो भी हम लोग गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो वो भी रुक जाता है। आप जेब्रा उसमें देखे होंगे कि रोड पे चलते चलते जो है अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ा तो हम लोग को गाड़ी को रोकना पड़ता है। तो कैसे रोक लेते हैं? तो ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक भी एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का घर्षण ही है। घर्षण बल की वजह से ही क्या हो रहा है, जो भी व्हीकल है, वाहन है, वो क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। अब ये जो इतना मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ लिख लिख कर, या फिर इतना जो लिखा हुआ देखें, ये लिखना भी किस लिए संभव हो पाया है? घर्षण की ही वजह से। मान लीजिए ऐसे हम लोग लिखते, पीछे से कोई खींच के इसको धीरे धीरे रोकता नहीं, तो क्या होता, ये लिखा ही नहीं पाता, ऐसे ऐसे कुछ यूं हो जाता है। ठीक है, हम लोग प्रॉपर जिधर चाहे उधर मूव नहीं कर पाते हैं इस मार्कर को। तो ये लिखना भी किस लिए संभव हो पाया है? तो ये हो पाया है इसी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। ठीक है, अब देख लीजिए कि ये जो बल है, मान लीजिए कि यही जो बॉक्स है, इसी बॉक्स में हम कितना धक्का लगाएं, कितना बल लगाएं, इसको मापने के लिए भी एक यंत्र होता है, एक मशीन होता है। मशीन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक स्केल नुमा यंत्र होता है जिसमें स्केल का रीडिंग लगा हुआ होता है और स्प्रिंग लगा हुआ होता है, जिससे उस वस्तु को टांग कर हम लोग देखते हैं तो क्या है, वो स्प्रिंग जितना नीचे की ओर आता है उसका स्केल में रीडिंग बताता है। आपके बुक में इसका पिक्चर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और जो है यही जो स्केल में रीडिंग बताता है, उसी को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कमानीदार तुला। ये तुला की भांति ऐसे लटकने वाला रहता है, इसीलिए इसका नाम है कमानीदार तुला। एक युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला बल को मापा जाता है। जो वस्तु जितना भारी रहेगा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ज़्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, है ना। तो कितना धक्का लगाएं, कितना बल लगाएं, उस बल को मापने के लिए उस यंत्र का क्या नाम है? तो उस यंत्र का नाम है कमानीदार तुला। ठीक है, अब इतना चीज़ हम लोग देख लिए। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि यह घर्षण जो है, घर्षण को क्या कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग चूड़ी पहनते हैं, अगर ये चूड़ी छोटा हो तो क्या करेंगे, हाथ को थोड़ी ना काट लेंगे। अगर वो चूड़ी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है तो क्या करेंगे, इसमें इसका जो घर्षण है उसको कम कर देंगे। कैसे करेंगे? साबुन लगा लिए, मान लीजिए साबुन लगा लिए या तेल लगा लिए, तो क्या हो गया, फ्रिक्शन कम हो जाएगा कि नहीं, फिसलने लगेगा। साबुन बहुत ज़्यादा झाग कर लिए, फिर चूड़ी अगर हम लोग डाल रहे हैं तो वो फिसल कर अंदर चला जाएगा ना। तो इससे हम लोग घर्षण भी कम कर सकते हैं और अपने काम को आसान भी बना सकते हैं। तो कैसा लगा ये चैप्टर पढ़ के? मज़ा आया ना? मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, और कि ये घर्षण से क्या क्या चीज़ जो है वो घिस जाता है, और ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और कैसा लगा ये चैप्टर नीचे ज़रूर से कमेंट करें। धन्यवाद।